बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा और वालिदैन हज़रात। आज हम 10वीं जमात के मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हैं हम पहले सबक से, तवारुस और इर्तिका। हमें पता है कि जानदारों में जो खासियतें होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी नस्लों में आती जाती है। जैसे माँ बाप की खासियतें अपने बच्चों में आती है, वालिदैन की खासियतें अपने बच्चों में आती है, ऐसे नस्ल दर नस्ल ये खुसूसियात आगे बढ़ते जाती है। इन्हीं खुसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना, इसी को ही हम तवारुस कहते हैं। तवारुस ये इल्म जीनियात का एक अहम मौजू माना जाता है। इसकी खोज, इसकी शुरुआत, इसकी तहकीकात और तजुर्बात का पूरा जो क्रेडिट है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ये जीनियात के माहिरीन में सबसे खास है। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी जीनियात। इन्होंने ये बताया कि ऐसी कोई चीज़ है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में अपनी खासियतें मुंतकिल करती है। इसका पता क्या करना है कि ये कौन सी चीज़ है। इन्होंने 1886 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस चीज़ का पता किया और उसे वहाँ पर नाम दिया फैक्टर। क्या नाम दिया? फैक्टर, जिसे आज हम जीन के नाम से जानते हैं। जीन है क्या? जीन क्या चीज़ है? डीएनए के एक टुकड़े को हम जीन कहते हैं। अब डीएनए कहाँ होता है तो इसका पता मैं आपको बताता हूँ। इंसान के जिस्म खलियों से बना है। खलिये के अंदर मरकज़ा होता है, मरकज़े के अंदर क्रोमोजोम होते हैं और क्रोमोजोम ये डीएनए का गुच्छा है। यानी क्रोमोजोम को जब हम खोले तो उसमें डीएनए के धागे निकलते हैं और वो धागे प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं, तो वो जुड़ने की शक्ल में ये क्रोमोजोम दिखाई देता है। इसे खोलने पर प्रोटीन और डीएनए निकलते हैं। मेंडल के बाद बहुत से साइंसदान आए जिन्होंने जीनियात में अपना वक्त सर्फ किया और नई नई इजादात सामने लाए। उनमें से 1901 में ह्यूगो डी वेरिस या ह्यूगो डी रोस जिसको हम कहते हैं, इन्होंने ये पता किया कि मेंडल ने जो बातें बताई थी उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बताया गया है, उसको इन्होंने समझा और फैक्टर के बारे में मालूमात हासिल की। फिर इन्हें मालूम होता गया कि ये खुसूसियात जो है खलिये के मरकज़े में क्रोमोजोम से मुंतकिल होती है। और ह्यूगो डी वेरिस ने ये भी बताया कि वो क्रोमोजोम जोड़ियों की शक्ल में होते हैं और ये खलिये के मरकज़े में होते हैं। बस इसी ताल्लुक से क्रोमोजोम की शक्ल साख्त इन्होंने बताया। फिर ह्यूगो डी वेरिस के बाद सन 1902 में वाल्टर सूटेन ने ग्रासहॉपर यानी नाकतोड़े के अंदर उसके खलियात में क्रोमोजोम को पाया और उसने ये तहकीक वाज़ेह कर दी कि हाँ, क्रोमोजोम नामी चीज़ है जो ये खुसूसियात रखती है। ठीक है। 1944 में ऑसवर्ड एवरी, मैकलिन काकी, इन साइंसदान ने अपने नज़रियात पेश किए और इन्होंने ये तहकीक वाज़ेह की कि क्रोमोजोम तो होता है, ये हमें पता था, मगर ये क्रोमोजोम कहाँ होता है। तो इन्होंने देखा कि क्रोमोजोम जानदार के खलियों के अंदर, मगर जरासीम के अंदर तो मौजूद होता है, मगर वायरस में नहीं होता। इन्होंने ये तहकीक की बुनियाद रखी कि क्रोमोजोम ये जरासीम में नहीं होता, जरासीम में होता है और वायरस में नहीं होता है। फिर इनके बाद 1961 में फिर कुछ साइंसदान आए। फिर कुछ साइंसदान ने अपने नज़रियात पेश किए और उन्होंने बताया कि डीएनए के बैक्टीरिया में मौजूद होता है और वो डीएनए प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन जो डीएनए से बना होता है वो अपनी खुसूसियात जाहिर करता है और उससे जानदार की खासियतें सामने उभर के आती है। इस तरह से ये जेनेटिक्स में इन साइंसदान ने अपना किरदार अदा किया। अब हमें ये मालूम हो गया कि तवारुस किसे कहते हैं, यानी जानदारों की खुसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना, ये तवारुस कहलाता है। हमें ये पता हो गया कि जीन किसे कहते हैं, तो डीएनए के टुकड़े को जीन कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए है क्या। तो डीएनए हर जानदार के खलिये के मरकज़े के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। ये एक गोल सीढ़ी नुमा होता है या रिबन नुमा होता है, बहुत ही मुहीन होता है, बारीक होता है, लंबा धागा नुमा होता है। डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
अब ये एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तेजाब है एक तरह का, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, ये डीएनए होता है। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होता है। अब ये कैसे बनते हैं? तो ये फॉस्फेट, पेंटोज शुगर शक्कर, जिसको डीऑक्सीराइबोज भी कहा गया है, और नाइट्रोजन असास, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनस बेस से ये न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब डीएनए की तहकीक हमें पता चली, फिर ये प्रोटीन बैक्टीरिया में उन्होंने देखा, फिर प्रोटीन के फंक्शन देखे, खसूसियात देखी, तो फिर यहाँ से जीनियात का जो पैमाना है ये वसी होता है। इस बात से और आगे ये मालूमात हासिल की गई कि जीनियात में हम ये प्रोटीन के जरिए डीएनए की कॉपी बना सकते हैं, ये डीएनए में हम सुधार भी ला सकते हैं, डीएनए की दूसरी शक्ल बना सकते हैं, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। फिर डीएनए में अगर कुछ जीनियाती नुक्स हुआ तो वो नुक्स को ढूंढना, वो नुक्स से होने वाली बीमारी का पता करना, उसका इलाज पता करना, इस तरह से फिर वो डीएनए में कुछ तब्दीलियां लाकर नई मखलूत नस्ल पैदा करना, जानदार में जैसे नबातात और हैवानात दोनों ही में मखलूत नस्ल पैदा करना, यानी जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड बनाना, हाइब्रिड नस्ल। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन। क्या ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन ये क्या है? तो ये प्रोटीन के बनने का मरहला है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन ये तीनों मिलकर इन्हें हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये मरकजी पॉइंट है। क्या है? मरकजी नुक्ता है। यहीं से शुरुआत होती है नामियाती मुरक्कबात के बनने की। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। डीएनए हमें मालूम हो गया, डीएनए से आरएनए बनने का अमल ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए ऐसा पेचदार होता है, दो धागे ऐसे लिपटे हुए होते हैं जैसे रस्सी होती है। उन रस्सी को अगर हम खोलें तो दो धागे ऐसे अलग होते हैं, तो वो एक धागा आरएनए बनता है और ये एक धागे पे वापस से डीएनए अपना अपना बन जाता है। ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बना, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, ये डीएनए से इसने मैसेज लाया है। क्या मैसेज लाया? कि इसे प्रोटीन बनाना है, और वो मैसेज ये एमआरएनए के ऊपर एक कोड की शक्ल में लिखा हुआ है। कैसा हुआ? छपा हुआ है, कोड की शक्ल में छपा हुआ है। ये एमआरएनए जाता है राइबोसोम के पास, इसके पास जाएगा राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम इसको इस तरह से अपने अंदर ले लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, फिर राइबोसोम उसका मैसेज पढ़ने की कोशिश करेगा, वहीं पे आएगा टीआरएनए, और टीआरएनए क्या करेगा? इसके मैसेज में जो कोड है उसके एंटीकोडॉन अपने साथ लेकर आएगा। यानी टीआरएनए के ऊपर 3 कोड एंटीकोडॉन होते हैं, जो 3 एमआरएनए के ऊपर कोड होते हैं उसके एंटीकोडॉन होते हैं। इस तरह ये यहाँ ऐड कर देता है, तो दोनों के मिलने से यहाँ पे प्रोटीन का सालमा बन जाता है। उसी तरह ये एमआरएनए को राइबोसोम 3-3 के ट्रिपलेट के स्टेप से सरकाता जाता है, राइबोसोम से सरकाते जाता है, और टीआरएनए उस पे एंटीकोडॉन डालते जाता है, और यहाँ पे ये सरकते जाता है और यहाँ से प्रोटीन बनता जाता है। इस तरह से ये प्रोटीन बनने का अमल है। अब ट्रांसक्रिप्शन तो हमने देखा, ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन यानी वो जो एमआरएनए मैसेज लाता है उसको टीआरएनए एंटीकोडॉन डालकर उसको ट्रांसलेट कर देता है, तो ये है ट्रांसलेशन का अमल। अब ये जुड़ते जाते हैं, ट्रिपलेट आते जाते हैं, उस पे अमीनो एसिड डालते जाता है टीआरएनए एमआरएनए के ऊपर, और प्रोटीन यहाँ पे बनता जाता है। जिस तरह से सिलाई मशीन में कपड़ा मशीन और सुई के दरमियान होता है, से जो सुई के दरमियान होता है, कपड़ा सीते जाता है और सरकते जाता है। कपड़ा सरकना यानी एमआरएनए सरकना, और उसके ऊपर सिलाई का धागा भी जुड़ते जाना, यानी एक तरह का प्रोटीन बनते जाने का अमल है। इस तरह से अमीनो एसिड से धागा बनता है जिसे पेप्टाइड कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और उस पॉलीपेप्टाइड के ग्रुप को प्रोटीन कहते हैं। ऐसे डीएनए कई तरह के प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन की 20 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इस तरह से फिर वो प्रोटीन की पेप्टाइड बॉन्ड बन गई, और वो पेप्टाइड बॉन्ड चेन बन गई एक तरह से, और वो चेन मिलकर यानी ग्रुप करती है और उसका वो प्रोटीन बनाती है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो ये अमल कहाँ होता है? तो ये अमल होता है खलिया माया के अंदर। आप ये सोच में पड़ गए होंगे कि डीएनए होता है मरकजे के अंदर, यानी क्रोमोसोम की शक्ल में, वो खुलता है, क्रोमोसोम से तो डीएनए बनता है, तो ये मरकजे में ही होगा। मगर वो खुलने के बाद डीएनए जब टूटता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो एमआरएनए जब तैयार होता है, तो वो एमआरएनए खलिए के मरकजे से बाहर निकल जाता है
और आ जाता है खलिया माया में, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। वहाँ प्रोटीन की तालीफ का अमल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और ये प्रोटीन अपनी खुसूसियात दिखाते हैं और जानदारों में अलग अलग इसमें हमें खुसूसियात देखने को मिलती है। अभी अगर ये ट्रिपलेट कोडॉन जो एंटीकोडॉन tRNA mRNA पे डाल रहा है, यहाँ पर कोई मिसप्लेस हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ छूट गया या कुछ निकल गया, तो जो प्रोटीन बनेगा वो फॉल्टी होगा, उसमें नुक्स होगा। तो ये नुक्स अगर किसी जानदार में अगर प्रोटीन में आया तो वो किसी जानदार की खासियत में, खुसूसियात में भी जाहिर होगा। इस तरह के नुक्स को हम जीनियाती नुक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनियाती। इससे जीनियाती अमराज होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ऐसे बहुत सी जीनियाती नुक्स होते हैं। अच्छा, तो अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, इर्तिका। इर्तिका को अंग्रेजी में कहते हैं इवोल्यूशन। अब इर्तिका क्या है? इर्तिका यानी जानदारों की मरहलावार तरक्की, जानदारों की मरहलावार तरक्की। चार्ल्स डार्विन का नज़रिया भी हम आगे पढ़ेंगे। चार्ल्स डार्विन का नज़रिया, चार्ल्स डार्विन का कुदरती इंतखाब का नज़रिया, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, जानदार पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, इस तरह से उसकी उम्र जैसे बढ़ती जाती है वैसे वो अपनी शक्लें बदलता जाता है। चार्ल्स डार्विन ने ये बताया था अपने नज़रिए में कि जानदार का वजूद यानी इंसान का वजूद बंदरों से है। किससे है? बंदरों से, यानी बंदर उनमें तब्दीली आती गई और वो इंसान जैसा और इंसान बन गया। ये है इर्तिका, ये है इर्तिका। जानदारों में तरक्की होना या तब्दीली होना, इसको कहते हैं इर्तिका। अभी इस बात पर यकीन कब कर सकते हैं? जैसे दो ग्रोह है, दो किस्म के जानदार है और उनके बीच में कोई आ गया। बीच में कैसे? यानी एक परिंदा है और एक रेंगने वाला जानदार है, ठीक है, परिंदा और रेंगने वाला जानदार, मगर ये दोनों की खासियत एक में आ गई तो उसे उसकी दरमियानी कड़ी मानते हैं। यानी वो रेंगने वाला था, रेंगने वाले में पर आते गए और उससे वो परिंदा बन गया। तो यानी ये जो दरमियान है रेंगने वाले और परिंदों के बीच में, ये दोनों की खुसूसियात ये बीच वाले ग्रुप में नजर आएंगे, ठीक है। इस तरह से इसे कहते हैं इर्तिका यानी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम इर्तिका के सबूत देखते हैं जानदारों से कि किस बिना पर इर्तिका हुआ, फिर इर्तिका के कौन कौन से नकाइश हमें मिले, इसमें इसकी इर्तिका की कौन कौन सी किस्में हैं, ये हम आगे देखेंगे। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।